आसान भाषा में समझें तो प्रोबेट एक तरह का कानूनी सर्टिफिकेट है जो कोर्ट किसी वसीयत पर लगाता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के मुताबिक ये कोर्ट की मुहर लगी हुई वसीयत की एक कॉपी होती है। ये बस दो चीजें साबित करती हैं, एक कि वसीयत असली है और दो, वसीयत में जिस एग्जीक्यूटर का नाम है उसे संपत्ति को संभालने का पूरा पूरा अधिकार है। लेकिन ये कानूनी मोहर इतनी जरूरी क्यों है? असल में ये 4 अलग अलग लोगों के हितों की रक्षा करती है। सबसे पहले तो एग्जीक्यूटर, जिसे संपत्ति को संभालने का कानूनी अधिकार मिल जाता है। फिर आते हैं तीसरे पक्ष, जैसे कोई बैंक हो या प्रॉपर्टी खरीदने वाला। उन्हें यह भरोसा रहता है कि वो सही इंसान से डील कर रहे हैं। जाहिर है ये असली वारिसों के हक को भी सुरक्षित करता है। और आखिर में ये पूरे कानूनी सिस्टम को धोखाधड़ी और जाली वसीयतों से बचाता है। तो आज हम प्रोबेट की दुनिया में एक सफर पर चलेंगे। हम ये समझेंगे कि ये है क्या, इसके बुनियादी नियम क्या हैं, फिर देखेंगे कि प्रक्रिया शुरू कैसे होती है, अगर कोई अड़चन आए तो क्या होता है, और आखिर में जानेंगे कि प्रोबेट मिलने के बाद क्या होता है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि प्रोबेट क्या है और क्यों इतना अहम है, तो चलिए इसके कुछ बेसिक रूल्स को समझते हैं। सेक्शन 1, बुनियादी नियम। यहाँ हम देखेंगे कि कौन, कहाँ और किन हालातों में प्रोबेट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो पहला और सबसे जरूरी नियम, अप्लाई कर कौन सकता है। देखिए, कानून इस बारे में बिल्कुल साफ है। सिर्फ वही इंसान अप्लाई कर सकता है जिसका नाम वसीयत में एग्जीक्यूटर या निष्पादक के तौर पर लिखा हो। कोई नाबालिग या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका मानसिक संतुलन ठीक ना हो, या कोई कंपनी या संस्था, ये लोग प्रोबेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा नियम, अच्छा, अप्लाई करना कहाँ है? इसे कहते हैं सही ज्यूरिसडिक्शन। इसके लिए 2 ऑप्शन होते हैं। पहला, उस जिले के कोर्ट में जहां मरने वाले व्यक्ति का घर था, या फिर दूसरा ऑप्शन है उस जिले के कोर्ट में जहां उस व्यक्ति की कोई भी प्रॉपर्टी मौजूद हो। और तीसरा और सबसे जरूरी सवाल, क्या प्रोबेट करवाना हमेशा ही जरूरी होता है? इसका जवाब है नहीं। चलिए इस मैट्रिक्स को देखते हैं। अगर कोई हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन है और वे मुंबई, चेन्नई या कोलकाता में रहते हैं, या उनकी प्रॉपर्टी वहां है, तो प्रोबेट करवाना कंपलसरी है, मतलब अनिवार्य है। लेकिन अगर वो भारत में कहीं और रहते हैं तो ये ऑप्शनल है, मतलब उनकी मर्जी पर है। और मुसलमानों और बाकियों के लिए भारत में कहीं भी प्रोबेट करवाना अनिवार्य नहीं है। तो चलिए, बेसिक रूल्स तो समझ आ गए। अब हम असल प्रक्रिया के पहले फेज में एंटर करते हैं। सेक्शन 2, फेज 1, शुरुआत। ये है हमारा रोड मैप, पूरी 8 स्टेप की प्रक्रिया। अब ये देखने में थोड़ा लंबा चौड़ा लग सकता है, पर चिंता मत कीजिए। हम एक एक कदम साथ में चलेंगे ताकि पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। तो प्रोसेस शुरू कैसे होता है? एक पिटिशन यानी याचिका फाइल करके। इस पिटिशन में कुछ बहुत जरूरी जानकारी देनी होती है, जैसे कि वसीयत करने वाले की मौत कब और कहाँ हुई, एग्जीक्यूटर कौन है, उनके कानूनी वारिस कौन कौन हैं, और सारी संपत्ति की एक पूरी लिस्ट। और हाँ, इसके साथ असली वसीयत और डेथ सर्टिफिकेट लगाना तो सबसे जरूरी है। अब जैसे ही याचिका कोर्ट पहुंचती है, कोर्ट 2 तरह के नोटिस जारी करता है। पहला होता है डायरेक्ट साइटेशन, जो सीधे सीधे सभी कानूनी वारिसों को भेजा जाता है। और दूसरा होता है एक पब्लिक नोटिस, जो लोकल अखबारों में छपता है, ताकि अगर किसी और को भी कोई आपत्ति हो तो वो सामने आ सके। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या होगा अगर कोई इस वसीयत को मानने से ही इनकार कर दे, अगर कोई ऑब्जेक्शन उठा दे? यहीं से पूरी कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। और बस यहीं से ये मामला हमें अपने अगले फेज में ले जाता है। सेक्शन 3, फेज 2 और 3, चुनौती। अब देखते हैं कि जब कोई वसीयत को चैलेंज करता है तो मामला कैसे आगे बढ़ता है। जब कोई कैविएट फाइल करता है, जो कि एक कानूनी आपत्ति होती है, तो प्रोसेस में एक जबरदस्त मोड़ आता है। इसे कंटेंशियस पिवट कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो मामला अब तक एक सीधी सादी कागजी कार्रवाई थी, वो अब एक फुल फ्लेज सिविल केस बन जाता है, जिसमें बाकायदा सबूत पेश होते हैं, गवाह आते हैं और जिरह होती है। इस मुकदमे में कोर्ट वसीयत की हर बारीकी से जांच करता है। वो वसीयत के गवाहों से सवाल जवाब करते हैं। ये जानने के लिए मेडिकल रिकॉर्ड्स भी देख सकते हैं कि वसीयत करने वाला उस वक्त मानसिक रूप से स्वस्थ था या नहीं। और हाँ, साइन की भी फॉरेंसिक जांच हो सकती है। तो किसी भी वसीयत को कोर्ट में साबित करने के लिए 2 कानूनी पिलर्स हैं जिन पर उसे खरा उतरना ही पड़ता है। पहला, इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से वसीयत पर लिखने वाले और कम से कम 2 गवाहों के साइन होने चाहिए। और दूसरा, इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से
उन गवाहों में से कम एक को कोर्ट में आके गवाही देनी ही होगी। तो जब कोर्ट सारे सबूतों और गवाहों से पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है कि भाई वसीयत एकदम असली है और कानूनी तौर पर सही है, तब हम अपने सफ़र के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं। सेक्शन 4, अंतिम अधिकार। और इस पूरी लंबी चौड़ी प्रक्रिया का आखिर में नतीजा क्या निकलता है? ये प्रोबेट सर्टिफिकेट। ये वो दस्तावेज है जिस पर कोर्ट की ऑफिशियल मुहर लगी होती है। ये मुहर एक प्राइवेट दस्तावेज यानी वसीयत को एक ऐसे पब्लिक डॉक्यूमेंट में बदल देती है जिसकी वैधता पर फिर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो आखिर में प्रोबेट की असली ताकत क्या है? ये लाइन इसे बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। प्रोबेट वसीयत को निर्णायक रूप से स्थापित करता है। इसका मतलब है कि एग्जीक्यूटर को मृतक की संपत्ति को वसीयत के हिसाब से संभालने और बांटने का एक ऐसा अधिकार मिल जाता है जिसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और इतना ही नहीं, प्रोबेट मिलने से मृत्यु के दिन से लेकर अब तक एग्जीक्यूटर ने जो भी काम किए हैं वे सब भी कानूनी तौर पर सही मान लिए जाते हैं। यही है प्रोबेट की असली और अंतिम शक्ति।